व्यूअर्स, आज हम जिस फाइटर जेट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है J-31। वैसे तो इसको और भी कई नामों से पुकारा गया है, लेकिन ये है कि सबसे जो बेहतर इसका नाम लगता है वो J-31 ही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास जो F-6 तैयारे होते थे उनका भी ओरिजिनल नाम J-6 था। तो जब कोई चाइनीज़ त्यारा एक्सपोर्ट वर्जन में आता है तो वो जे को बदल के एफ में चला जाता है, तो इस वजह से इसको FC-31 भी कहते हैं और बाज़ इसको F-31 कहते हैं। और इसका निकनेम जो है गायर फाल्कन के नाम से, ये तो कंपनी की तरफ से है। और इसकी जो मैन्युफैक्चर है वो शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है। वैसे तो शायद मैं कोई और वेपन सिस्टम कवर करता, लेकिन इस ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से कि पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ, जो कि अभी मार्च में रिटायर भी हो जाएंगे इस साल, उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने ग्राउंड वर्क जो है वो कर दिया है इस तैयारी की इंडक्शन के बारे में भी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस वजह से भी है कि अभी तक कोई 5th जनरेशन फाइटर पाकिस्तान के ट्रेडिशनल राइवल इंडिया के पास नहीं मौजूद, तो इस वजह से भी। लेकिन बात यह है कि कुछ इंजीनियर्स वगैरह को ट्रेनिंग पे वहाँ पे चले जाना, अगर इस तरह का ग्राउंड वर्क है तो इसमें अभी टाइम हो सकता है, काफ़ी टाइम भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी इस तैयारी की तरफ हम आए तो ये जो शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है ये सेम कंपनी है कि जिसने हमारे F-6 जहाज़, जबकि F-7 जो है वो चेंडू कॉरपोरेशन का था, जो एक डिफरेंट कंपनी है। इसको डिज़ाइन किया है 601 इंस्टीट्यूट। चाइना की कंपनीज के ऐसे ही, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में कंपनीज के ऐसे ही नाम होते हैं। और ये इसकी पहली फ्लाइट जो है 31 अक्टूबर 2012 को हुई, जो कि प्रोटोटाइप था। J-20 जो था, ये चेंडू कॉरपोरेशन जो दूसरी कंपनी है इसका कंपटीशन था, और इसका कंपटीशन था J-21 का जो शेनयांग कॉरपोरेशन का था। तो इसमें से इनिशियली तो J-20 जो है उसका डिज़ाइन कामयाब हुआ, लेकिन ये है कि शेनयांग कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट सपोर्ट ना होने के बावजूद जो है अपने इस क्योंकि डिज़ाइन तो वो कर चुके थे, तो उन्होंने अपने इसको जारी रखा, अपने इस काम को। ये मिड साइज है, ट्विन जेट है, 5th जनरेशन, और शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का है। इसको बाज़ औक़ात F-60 भी कहा गया है, J-21 स्नोई आउल भी कहा गया है। और एक्चुअली इसका फाइनल नेम तभी होगा जब ये एक्चुअली पहले एक्सपोर्ट कस्टमर्स को मिलता है। और इसकी जो पहली फ़ोटो है, जिसको F-60 उस टाइम कहा गया, मॉडल जो है उसको इंटरनेट में सितंबर 2011 में जो है पोस्ट किया गया सबसे पहले। फिर जून 2012 में ये हुआ कि फ़ोटो और फ़ोन कैमरा के वीडियो क्लिप्स इसके इंटरनेट पे दिखने शुरू हो गए। फिर एक पिक्चर थी जिसमें ये एक ट्रांसफ़र हो रहा है रोड पे, एक हाईवे पे इसको लेके जा रहे हैं। बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि ये L-15 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। फिर एक एयरफील्ड की पार्किंग में ये एयरक्राफ्ट देखा गया 15 या 16 सितंबर 2012 को, और ये इसको एक्सपोर्ट वर्जन कहते हैं। और चाइना जो है वो खुद भी इसको J-31 के नाम से इस्तेमाल करेगा फ्यूचर में, बल्कि इसी का एक मॉडिफाइड है जिसे J-35 कहते हैं, जो नेवी के लिए जो है वो रीडिज़ाइन किया गया।
और इसका जो 1/4 स्केल मॉडल है वो चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस एग्जीबिशन 2012 में दिखाया गया, और उसमें जाहिर है उन्होंने कहा कि ये हम एक्सपोर्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं उन मुल्कों के लिए जो F-35 नहीं ख़रीद सकते किसी भी वजह से, सियासी वजह से या फाइनेंसेस की वजह से। इसका एयरफ्रेम पब्लिकली जो है वो 12 नवंबर 2014 को ज़ुहाई एयर शो में दिखाया गया, जिसमें एविक का जो चेयरमैन है लिन ज़ोमिंग, उसने कहा कि इसकी फंडिंग टोटली कंपनी ने खुद की है और इसमें मिलिट्री का कोई काम नहीं। और फिर उसकी फ्लाइट डिस्प्ले भी किया गया, जिसमें आफ्टर बर्नर उसके ऑन थे पूरे जितने भी मैनूवर जब तक होते रहे। एक बड़ा मॉडल डिस्प्ले में जो था इसी जहाज़ का FC-31 का, तो उसमें कुछ चेंजेस की गई इसके डिज़ाइन में। 2015 के दुबई एयर शो में एविक ने इसकी और डिटेल्स रिलीज़ की इसके बारे में, और ये कहा कि हम इसका पार्टनर ढूंढ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स है उसको भी उस शो करें कि वो भी शो करे इसमें इंटरेस्ट। और उस टाइम इनका प्लान था कि पहली फ्लाइट होगी इसकी 2019 में प्रोडक्शन मॉडल की, यानी कि प्रोटोटाइप तो हो गई है, उसके बाद लिमिटेड प्रोडक्शन भी की जाती है सीरियल प्रोडक्शन से पहले। तो उस मॉडल की फर्स्ट फ्लाइट 2019 में इन्होंने प्लान की थी। फिर जो चीफ डिज़ाइनर है इस जहाज़ का सन कॉन्ग, उसने कहा कि ये J-15 को रिप्लेस करेगा चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर पे, या उनके साथ ही डिप्लॉय होगा, यानी कि नेवल ये बात हो रही है J-35 की, जो इसी J-31 की एक मॉडिफाइड वर्जन है। लेकिन एविक वालों ने कहा कि ये एक्सपोर्ट के लिए है एज अ कंपेटिटर ऑफ F-35। बहरहाल फाइनली ये हुआ कि नेवी के लिए भी रीडिज़ाइन हो रहा है J-35 के उसमें, और एक्सपोर्ट के लिए भी ये ऑफर है। 2015 में एक है जियांगसू ए स्टार एविएशन इंडस्ट्रीज कंपनी, उसका IRST है EOTS 86, वो उसने डिस्प्ले किया कि ये J-31 पे लग सकता है। फिर इसमें इम्प्रूवमेंट प्रोटोटाइप में की गई, वर्टिकल सब स्टेबलाइजर इसके विंग्स मॉडिफाई किए गए, एयरफ्रेम मॉडिफाई किया गया, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इसमें रखा गया जैसा कि राफेल में भी है, और इसका पेलोड बढ़ाया गया। पेलोड तो खैर इसका इंजन जो इसमें प्लान्ड है उसमें पेलोड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, आगे हम इसकी बात करेंगे। स्टेल्थ को इंक्रीज किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड किए गए, और दिसंबर 2016 में इसने इन इम्प्रूवमेंट के साथ J-31 के प्रोटोटाइप ने फ्लाइट की। फिर नवंबर 2018 में दोबारा से एविएशन वीक एक रिसाला है डिफेंस का, उसने ये रिपोर्ट किया कि इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट फंडिंग मिल गई है, और ये एयरफोर्स और नेवी दोनों इंटरेस्टेड हैं इसमें। जून 2020 में ये कहा गया कि इसका एक और वर्जन है, यानी कि J-35 की बात हो रही है, जिसमें ज़्यादा बड़े रडार की जगह है, और उसका रडार सिग्नेचर इस तरह से कम किया गया है कि उसकी कंट्रोल सर्विसेज
कंट्रोल सरफेसेस जो जहाज की बॉडी पे होती हैं उनको क्लोज अलाइनमेंट उनकी की गई है और इसको अब J-35 कहते हैं। मतलब कंपनी ने ये कहा कि ये प्रोडक्शन रेडी है, ये डिज़ाइन, और बस ये J-35 की कुछ डिटेल अगर और आती हैं तो हम इस पे एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। बस हम J-31 पे ही रहते हैं। 29 अक्टूबर 2021 को, हाँ, ये जो J-35 वाला था इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई जो मॉडिफाइड है, और ये चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें विंग, उसके फोल्डिंग विंग भी होंगे और वो मुख्तलिफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम भी यूज़ कर सकेगा और कैटापलिट लॉन्च बार भी होगी इसमें और विंग फोल्डिंग होगी। 31 अक्टूबर 2012 को जो प्रोटोटाइप थी 31001, और यही हमारे पास इसकी ज़्यादातर वीडियोस मौजूद हैं, उसने अपनी पहली फ्लाइट की। इसके साथ J-11 फाइटर्स भी दो थे। J-11 यानी कि जो चाइना ने कुछ लाइसेंस प्रोडक्शन की हुई है रशियन एयरक्राफ्ट की, मोस्ट प्रोबेबली ये Su-27 की कॉपी है जो J-11 है, और ये 10 मिनट की टेस्ट फ्लाइट थी जिसमें लैंडिंग गियर इस जहाज़ का डाउन था। 30 अक्टूबर 2012 को एक और टेस्ट फ्लाइट की गई, और मतलब चाइना दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया जो स्टेल्थ जहाज़ की, 2 स्टेल्थ जहाज़ की एट अ टाइम जो है वो टेस्टिंग कर रहा है। यानी कि पहला तो अमेरिका हो गया ऑब्वियसली, और कुछ फर्दर फ्लाइट्स इसकी फरवरी 2013 में भी की गई इस जहाज़ की। इसमें जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें फॉरवर्ड स्वेप्ट इनटेक रैम्प्स, डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट जिन्हें DSI कहते हैं बम्प्स, 2 पीस बबल कैनोपी, काउंटर्ड वेपन बेस और 2 ऑब्लिक वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं। ये साइज में J-20 से छोटा है और इसका ट्विन व्हील नोज लैंडिंग गियर है, और उसी लैंडिंग गियर की वजह से लोगों ने सोचा कि ये कैरियर बेस्ड भी इस्तेमाल होगा। इसमें 2 इंटरनल बेस हैं, वेपन बेस हैं, जिनमें हर एक में 2 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी किए जा सकते हैं, और हर जो पर है उसका विंग है उसमें 2 हैवी हार्ड पॉइंट्स हैं और 1 लाइट, और इस तरह से ये लाइट जो हार्ड पॉइंट है ये यानी कि 2 लाइट हार्ड पॉइंट ऐसे हो गए जो F-35 से भी ज़्यादा हैं। लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि F-35 में एक सेंटर लाइन गनरी और जैमिंग पार्ट की जो माउंट है वो इसमें नहीं पाया जाता J-31 में, जहाँ पे आप कोई जामिंग, टारगेटिंग या सेंटर लाइन गनरी मतलब टारगेटिंग पॉड है और या जामिंग पार्ट आप लगा सकते हैं। तो 2 F-35 से 2 हार्ड पॉइंट्स तो ज़्यादा हैं लाइट वाले, लेकिन एक्चुअल में एक सेंट्रल लाइन जो माउंट होता है जो F-35 में है और इसमें नहीं है J-31 में। तो एविक ने कहा कि इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हमने यूज़ की है, जिसकी वजह से 50% इसके जहाज़ में कंपोनेंट्स जो हैं वो कम हो गए, लेकिन इसका नतीजा ये है कि अब ये एयर फ्रेम डिसअसेंबल नहीं हो सकता। तो जब इन्होंने इसका टेस्ट भी किया तो पूरा जहाज़ उनको ले जाना पड़ा ट्रांसपोर्ट करके। जो प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट है उनमें RD-93 इंजन ही हैं। ये RD-93 वही हैं जो JF-17 में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन
इसके बराबर का WS-13 इंजन चाइना का अपना मौजूद है। और तीसरी बात यह कि एक इम्प्रूव वर्जन WS-13E भी है, जिसकी 100 किलो न्यूटन यानी कि 22,000 पाउंड्स जो है वो थर्स्ट है। ये डिज़ाइन इसी के लिए किया गया है J31 की वजह से। और जो एविक का चेयरमैन है लिन ज़ुमिंग, उसने कहा है कि हम इस पे अपना इंजन ही लगाना चाहते हैं। तो कम से कम इस पे फाइनली जो है WS-13E इंजन होगा, जबकि WS-19 भी है, आगे हम जाके बात करेंगे। इवन वो भी लगाया जा सकता है, ये अभी तक फाइनल नहीं। ये 8,000 किलो तक का पेलोड उठा सकता है, जिसमें जो 4 इंटरनली जो कैरी कर सकते हैं वो 2000 केजी तक के हो सकते हैं, और 6,000 जो है वो बायर जो आपके 6 हार्ड पॉइंट्स हैं उन पे लगाया जा सकता है। बाकी PL-10, PL-12 और PL-21 मिसाइल इस्तेमाल कर सकेगा, यानी कि 4 PL-21 मिसाइल जो हैं वो इसकी इंटरनल वेपन बे में लगाए जा सकते हैं। कॉम्बैट रेडियस 1200 किलोमीटर, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलो। ये तो इनिशियली था, लेकिन अब ये खबर आई है कि ये 25,000 से 28,000 किलो हो चुका है, जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है इसका। डेफिनेटली इंजन के चेंज की वजह से ये कैपेबिलिटी हुई है, इस पे हम बात करते हैं अभी। इसकी स्टेल्थ कोटिंग्स हैं, जिसकी वजह से एविक के जो ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि ये L बैंड और KU बैंड रडार्स के अगेंस्ट जो है ये स्टेल्थी है, और ये लो ऑब्जर्वेबल होगा जो दूसरे सेंसर्स होते हैं उनके लिए भी। और इंजन नोजल्स जो हैं वो भी रीडिज़ाइन की गई हैं ताकि उसका रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर कम किया जा सके। फिर शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो इसका मैन्युफैक्चर है उसने कंफर्म किया कि J31 में WS-19 इंजन लगा रहे हैं। इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट जो है वो 12 टन है, जबकि WS-13 की सिर्फ 9 टन थी। तो इस तरह से जो टोटल थ्रस्ट है दो इंजन की मिला के वो 18 से 24 टन हो चुकी है, जिसकी वजह से मैक्सिमम रेंज इस जहाज की 1250 किलोमीटर हो गई। और अब ये सुपर क्रूज, एक जो 5th जनरेशन फाइटर्स की बात समझी जाती है वो सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी भी है, तो ये सुपर क्रूज भी कर सकेगा इस इंजन के बाद, WS-19 इंजन के बाद। इसके बाद जो दूसरे लोगों के इस पे ख्यालात हैं, अमेरिकन के ख़ास तौर पे, वो ये है कि ये 4th जनरेशन फाइटर्स जिस तरह F-15 है, F-16 है, F-18 है, उनके ख़िलाफ़ तो ये इसको एज होगा, और F-22 और F-35 के ख़िलाफ़ एज उस सूरत में हो सकता है, इस पर डिपेंड करेगा पायलट्स की क्वालिटी, रडार्स और सेंसर्स की कैपेबिलिटीज़ जो हैं, क्योंकि पूरी तरह से पता नहीं है अभी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये वाली चीज़ें जो हैं वो मैटर करेंगी। बाकी जो ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, इंडिया का AMCA प्रोग्राम है और जापान का मित्सुबिशी FX प्रोग्राम है। इंडिया का 5th जनरेशन है और जापान का 6th जनरेशन है बेसिकली, जो चाइना को काउंटर करने के लिए उनके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखी जानी चाहिए कि इंडिया का AMCA तो अभी काफ़ी दूर है, 2030 से भी दूर है, लेकिन अगर पाकिस्तान ये ख़रीद लेता है तो फिर इंडिया में भी एक पुश, जो अभी इस खबर के बाद पुश डेवलप हो ही चुका है, इंडिया में भी एक पुश डेवलप होगा कि वो Su-57 को तेज़ी से इंडक्ट कर लें। तो एक्चुअली इस खबर से एक हिसाब से रशिया की जो है ना वो सेल, जहाज़ों की सेल जो है ना वो बढ़ती है इस टाइप की खबर से। जो रशियन एयरक्राफ्ट या मिग कॉरपोरेशन का
डिज़ाइनर है व्लादिमीर बर्कोव्स्की। उसने कहा कि J31 जो है वो अच्छी मशीन लगती है और कॉपी नहीं लगती, बल्कि एक अपना डिज़ाइन जो है वो मालूम होता है। और जनवरी यानी कि 2 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के चीफ ने अनाउंस किया कि वो J31 एयरक्राफ्ट जो है वो ख़रीदना चाह रहे। बाकी अमेरिका जो ट्रेडिशनली चाइनीज़ की तरफ से हैकिंग एक्यूज़ करता रहता है, वो वाली बातें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, जिसमें अप्रैल 2009 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में ने रिपोर्ट किया कि कंप्यूटर जो डेटाबेस थी जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम की, वो हैक हो गई, जिसमें टेराबाइट्स ऑफ डाटा जो है वो जा चुका है और एविक जो है वो इसका बेनिफिशियरी लग रहा है। बाकी जो अभी तक इसकी करैक्टरिस्टिक्स जहाज़ की पता है वो ये कि क्रू उसमें एक पायलट है, लेंथ इसकी 56 फीट 9 इंच है, विंग स्पैन 37 फीट 9 इंच है, हाइट 15 फीट 9 इंच है, विंग एरिया 540 स्क्वायर फुट है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28,000 किलोग्राम है, मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 एट हाई एल्टीट्यूड और मैक 1.14 एट सी लेवल, कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर ऑन इंटरनल फ्यूल या 1900 किलोमीटर विद एरियल रिफ्यूलिंग, सर्विस सीलिंग 52,000 फीट। बाकी 8 500 केजी के बम उठा सकता है, 30 जो स्मॉलर बम्स होते हैं या स्मॉल डायमीटर बम्स वो उठा सकता है। रडार इसका KLJ AESA रडार है और बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम ऑप्टिकल अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है इसका। तो ये सब कुछ है जो अभी तक इस एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक जो है वो अवेलेबल है। बाकी जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ये अनाउंसमेंट के पाकिस्तान इसको ख़रीदना चाह रहा है इसको, और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इससे पहले जो टर्की का जो कान फाइटर है 5th जनरेशन, उसमें भी इंटरेस्ट शो किया है, बल्कि रिपोर्ट तो ये भी हैं कि जॉइंट पार्टनर भी है। लेकिन क्योंकि कान फाइटर जेट के अवेलेबल होने की डेट्स जो हैं वो 2028-2030 तक हैं, तो इसलिए ज़रूरी था कि इससे पहले जो 4.5 प्लस जनरेशन के जहाज़ हैं इंडिया के, जैसे कि राफेल हैं या Su-30 है, उनको काउंटर करने के लिए कुछ इकदाम किए जाते। लेकिन इसमें क्योंकि ये जो चाइना का J31 है ये शायद 2025 से सीरियल प्रोडक्शन में अवेलेबल हो जाए, तो इसलिए एक अच्छे ऑप्शन से है। बहरहाल इसका जो नुकसान है वो ये है कि इंडिया में ट्रेडिशनली जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंडियन मिलिट्री की डिमांड्स को अच्छे तरीके से वेट करती है, जिसमें टाइम लगता है और उसकी वजह से स्लो भी है। जबकि चाइना और पाकिस्तान में मिलिट्री का इतना इन्फ्लुएंस है कि तेज़ी से इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। तो लेकिन ये है कि इस चीज़ से इंडिया में भी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा होगा, जिसकी वजह से वो ऑफ द शेल्फ जो है वो Su-57 जहाज़ ख़रीद सकते हैं। और अगर उनके अपने प्रोग्राम में डिले हो तो इसके अलावा भी कोई F-35 की डिमांड भी अमेरिका से कर सकते। तो इस तरह से हथियारों की रेस जो है वो एक ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय।